नमस्कार साथियों, मैं हूं सत्या। हमारे YouTube चैनल सत्या आर्ट फैकल्टी पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो क्लासेस चल रही हैं वो इस टाइम पे छापा कला की क्लासेस आपको YouTube पर प्रोवाइड कराई जा रही हैं। मैं चाह रहा हूं कि छापा कला की जितनी भी विधियां हैं सभी विधियां आपको स्टेप बाय स्टेप मिलती रहें, जो कि वीडियो के भाग संख्या 1 से लेकर 4, 5, 6 तक की आपको सभी को मिल जाएंगी। जैसा कि आज का जो आपका टॉपिक है वो एक्वा टिंट का है। इससे पहले आपने वुड इंटेग्लियो और इंटेग्लियो सभी चीज़ों के बारे में विधिवत तरीके से पढ़ा है। उम्मीद करता हूं कि सभी चीज़ें आपको पसंद भी आई होंगी, सभी चीज़ें आपको अच्छी भी लगी होंगी। साथियों, हमने बताया कि जो हमारे वीडियोस हैं वो सभी आप तक पहुंच रहे हैं, और जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, कोई चीज़ अगर उस वीडियो में ऐसी लग रही हो कि आपकी समझ में नहीं आई है या फिर उसमें कोई दिक्कत लग रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। साथ ही में हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर भी पड़ा हुआ है, जिससे आप हमें कॉल करके भी बता सकते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है आपको समझने में या किसी प्रकार की गड़बड़ी हो रही है वीडियो में। ऐसा कुछ भी हो सकता है तो आप हमें बता सकते हैं। फ्रीलांस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल के लिए अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, पसंद आते हैं तो आप उन्हें सब्सक्राइब करिए और अपने लाइक करिए और शेयर भी करिए। तो साथियों, मैं बढ़ता हूं अपने नेक्स्ट स्टेप में। तो हम बात कर रहे थे आज एक्वा टिंट पद्धति की कि एक्वा टिंट पद्धति क्या होती है। ठीक है, तो एक्वा टिंट पद्धति क्या होती है इससे पहले हमें यह जानना होगा, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, कई बार हम इस बात को दोहरा रहे हैं कि हम सभी चीजें आपको बता चुके हैं, क्योंकि पिछले वीडियोस में हम इन्हीं सब चीजों पे चर्चा कर चुके हैं। तो हम फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं कि इससे पहले आपने पढ़ा था, जैसा आपने बताया, छापा कला की पद्धतियां 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, 4 प्रकार से जो है छापा कला को हम कर सकते हैं। तो पहला जो स्टेप था हमारा वो था वुड इंटेग्लियो, जिसको हम कहते हैं उभार सतह प्रणाली। उसके बाद में जो अगला स्टेप है, जो वर्गीकरण किया गया, वो दूसरा वर्गीकरण है इंटेग्लियो, जिसको हम अंतः सतह प्रणाली कहते हैं। तीसरा है लिथोग्राफी, जिसको हम समतल सतह प्रणाली कहते हैं। चौथा है सेरीग्राफी, जिसको हम सिल्क स्क्रीन के अंतर्गत रखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो उभार सतह प्रणाली था, उसमें आपने भाग 2, 3 में आपने देख लिया होगा, सारे स्टेप हमने बता दिए हैं। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं इंटेग्लियो प्रोसेस की या अंतः सतह प्रणाली की, तो अंतः सतह प्रणाली में भी हम आपको कम से कम 5 या 6 विधियां बता चुके हैं, जैसे प्लेनोग्राफी है, ड्राई पॉइंट है, मेजोटिंट है, कोलोग्राफ है, इत्यादि विधियां हम आपको बता चुके हैं। इसी अंतः सतह प्रणाली के संदर्भ में ये जो वीडियो है एक्वा टिंट का, वो भी नया नया है आपके लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि एक्वा टिंट पद्धति में हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो हम बात करते हैं एक्वा टिंट पद्धति की। एक्वा टिंट पद्धति में क्या होता है? दरअसल एक्वा टिंट पद्धति क्या है, इसमें एक थोड़ा सा बाकी विधियों से अलग विधि होती है, अलग प्रोसेस होता है और अलग प्रकार का एक प्रभाव भी होता है। जैसे कि क्या, जैसा कि हमने देखा कि जो भी अब तक की आपकी छापा कला की विधाएं थी, सब में आपने पढ़ा है कि रेखाओं के माध्यम से रेखाएं बनाते हैं, मतलब प्लेट पर इंग्रेविंग करते हैं, प्लेट पर अम्लांकन करते हैं, उसमें हम रेखाएं बनाते हैं, उन रेखाओं का हम छापा प्राप्त करते हैं। लेकिन इस विधि में सेम टू सेम रेखाओं का बनाना ही सब कुछ ठीक नहीं है। वास्तविकता में क्या होती है, तो एक्वा टिंट पद्धति वह पद्धति होती है जिसमें हम रेखाओं की तुलना में, जैसा कि हमने अभी पढ़ रखा था, इससे पहले पढ़ रखा था, कि जो हम प्रिंटिंग प्रोसेस में लाएंगे, जो हम अम्लांकन करेंगे, जो हम इंग्रेविंग करेंगे, वो लाइनों के माध्यम से करते हैं, सिर्फ और सिर्फ लाइनें बनाते हैं। लेकिन एक्वा टिंट पद्धति में हमें लाइनें तो बनानी ही है, साथ साथ में हमें लाइट एंड शेड का प्रभाव भी दिखाना है। यह पद्धति में, मतलब इस पद्धति में, यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे प्रमुख विशेषता है। तो कैसे हम इसमें जो है छाया प्रकाश प्रभाव पैदा करेंगे, इसमें कैसे हम छाया प्रकाश लाएंगे, कैसे नहीं लाएंगे, इसके बारे में हम विधिवत तरीके से जानते हैं। थोड़ा सा इसमें आप ये भी जान सकते हैं कि इसकी एक परिभाषा टाइप की आप लिख लीजिए कि इसमें परिभाषा में क्या होता है एक्वा टिंट में। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, इस विधि में अम्लांकन द्वारा छाया प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न करते हैं, छाया प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। जैसे कि एक चीज और है, अभी क्या था, अम्लांकन द्वारा छाया प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न करते हैं, साथ ही साथ में इसमें एक चीज और होती थी कि रेखाएं भी बनती थी। तो रेखाएं हम इससे पहले वाले में बनाते थे, हालांकि इसमें भी रेखाएं बनाएंगे, लेकिन रेखाओं के साथ साथ इसमें छाया प्रकाश का प्रभाव भी उत्पन्न करेंगे। जैसे मान लिया हमने ये डिजाइन बनाई और इस डिजाइन में हमने पहले ये रेखाएं ही बनाई थी, रेखाओं के माध्यम से हमने इस पे इंक लगा दिया, इंक लगाने के बाद में हमने क्या किया, इसका छापा प्राप्त कर लिया। लेकिन यहाँ पे एक स्टेप अलग हो जाता है। स्टेप क्या अलग होता है? वो स्टेप यह होता है कि मान लिया हमको इस तरफ डार्क रखना है, ठीक है,
इस तरफ डार्क रखना है तो हमें इसकी कटाई थोड़ी सी ज्यादा करनी होगी अम्लांकन माध्यम से, और इस तरफ लाइट रखना है तो इसकी कटाई हमको थोड़ी सी कम करनी होगी। इस तरीके से लाइट और डार्क का जो प्रयोग है वो हम इसमें करते हैं एक्वा टिंट माध्यम में। यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है, सबसे प्रमुख विशेषता होती है। तो आइए देखते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि किस तरीके से इसमें हम कार्य करेंगे और किस तरीके से इसमें हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात होती है कि हमको प्लेट का चुनाव करना है। तो प्लेट जैसे कि हमने अभी अम्लांकन की विधियों में जो हमने प्लेट चुनी थी, तो प्लेट कौन सी आई थी, सबसे पहले जो प्लेट आती है वो आती है हमारी कौन सी, जिंक की। कौन सी प्लेट आती है, जिंक की प्लेट आती है। कौन सी प्लेट आती है, जिंक की प्लेट आती है। ठीक है, जिंक की प्लेट आती है। इसके बाद में हम साथ में एक चीज और इसका जो है अध्ययन करेंगे कि इसकी जो खोज हुई थी वो कब हुई थी और किसके द्वारा की गई थी। 1768 में हुई थी। किसके द्वारा, तो कहा जाता है जीन बैप्टिस्ट लीप्रिस। जीन बैप्टिस्ट लीप्रिस के द्वारा 1768 में एक्वा टिंट माध्यम की खोज होती है या एक्वा टिंट पद्धति की खोज होती है। तो जीन बैप्टिस्ट लीप्रिस जो होते हैं वो सब जब इसकी खोज कर देते हैं तो उसमें कार्यप्रणाली क्या रखते हैं, किस तरीके से इसमें काम करते हैं, उस काम को हम धीरे धीरे समझेंगे और जानेंगे। तो एक बात जान लीजिएगा कि एक्वा टिंट पद्धति को छाया छापा चित्रण के माध्यम से भी जाना जाता है। मतलब इसको आप कह सकते हैं, एक्वा टिंट को कह सकते हैं छाया छापा चित्रण, छाया छापा चित्रण पद्धति। ठीक है, छाया छापा चित्रण पद्धति भी कहते हैं। छाया का मतलब है लाइट एंड शेड, छापा तो आप जानते ही हैं, चित्रण मतलब जो आपने चित्र बनाया, पद्धति वह जो ये प्रोसेस है। ठीक है ना, तो छाया में मतलब लाइट एंड शेड का प्रयोग किया जाएगा, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे बताया था। तो प्लेट हम कौन सी लेते हैं, जिंक की प्लेट लेते हैं या जस्ते की प्लेट लेते हैं, इसको जस्ता भी कह सकते हैं आप। ठीक है, जस्ते की प्लेट लेते हैं और जस्ते की प्लेट पर हम कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। जो कार्य प्रारंभ करते हैं तो लिख लीजिएगा कार्य प्रणाली। ठीक है ना, कार्य प्रणाली। इस कार्य प्रणाली में हम क्या क्या काम करेंगे, क्या काम नहीं करेंगे, इसके बारे में हम विधिवत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जस्ते की प्लेट लेते हैं और प्लेट की सफाई का कार्य करते हैं। क्या काम करते हैं, जस्ते की प्लेट की सफाई, जस्ते की प्लेट की सफाई। कार्य प्रणाली के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जस्ते की प्लेट लेते हैं और उसको अच्छी तरीके से साफ करते हैं। तो मतलब जस्ते की प्लेट की सफाई, प्लेट की सफाई, जस्ते की प्लेट की सफाई करते हैं। और सफाई करने के बाद में हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस और होता है सफाई करने के बाद। ये तो पहला प्रोसेस था। दूसरे प्रोसेस में क्या करते हैं, हम जस्ते की जो प्लेट होती है अच्छी तरीके से उसको साफ कर लेते हैं, उसके कॉर्नर साफ कर लेते हैं, उसको बढ़िया सा रगड़ करके बिल्कुल चिकना कर लेते हैं, बिल्कुल सपाट कर लेते हैं। सपाट करने के बाद में हम उसमें डालते हैं रेजिन। रेजिन डालने का एक तरीका होता है, रेशम का एक कपड़ा हो, रेशम के कपड़े में आपने रेजिन रख रखा है, उसके बाद में एक डंडी से जो है पूरी प्लेट पर रेजिन को आपको छिड़क लेना है। मान लिया ये आपकी प्लेट है और इस प्लेट पे आपने रेजिन की एक लेयर चढ़ा दी है ऊपर, बराबर मात्रा में। ठीक है, बराबर मात्रा में रेजिन की लेयर चढ़ा दी है। कपड़े की पोटली से, कपड़े की पोटली से या रेजिन डस्ट बॉक्स से, रेजिन डस्ट बॉक्स से प्लेट पर रेजिन छिड़कना, प्लेट पर रेजिन छिड़कना। ठीक है साथियों, तो क्या करते हैं, सबसे पहले जस्ते की प्लेट की सफाई करते हैं। प्लेट की सफाई करने के बाद में कपड़े की पोटली से या रेजिन डस्ट बॉक्स से, एक मशीन टाइप की आती है, डिब्बा टाइप का आता है, उस डिब्बे से, डस्ट बॉक्स से प्लेट पर बराबर मात्रा में हम रेजिन की जो है रेजिन का छिड़काव कर लेते हैं। रेजिन का छिड़काव करने के बाद हम तीसरे नंबर पे क्या करते हैं, ये जो हमारी प्लेट रहती है इसको हीटर पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। इस प्लेट को हम क्या कर लेते हैं, हीटर पे गर्म करते हैं। क्या करते हैं, हीटर पे गर्म करते हैं। तो अगला आपका स्टेप रहेगा प्लेट को हीटर पर गर्म करना, प्लेट को हीटर पर गर्म करना। अब देखिएगा दोस्तों, प्लेट को हीटर पर गर्म करने से रिजल्ट क्या होगा। देखिए दरअसल क्या होता है, खाली प्लेट को अगर आप हीटर पे गर्म कर दीजिए या आप किसी आग में डाल दीजिए, कोई भी काम कर लीजिए गर्म करने से संबंधित, तो क्या होगा, प्लेट ही प्लेट गर्म होंगी, उसके बाद में कुछ नहीं होगा। लेकिन इसके पहले आपने एक प्रोसेस किया था, रेजिन को पूरी बराबर मात्रा में आपने प्लेट पर रख लिया था।
अब इस साथ में क्या हो रहा है कि जो प्लेट है जब हीटर पे गर्म हो रही है तो जाहिर सी बात है ऊपर का जो डस्ट बॉक्स होगा वो पिघलेगा, पिघलने के बाद में वो जो ना जलना स्टार्ट होगा। जैसे कि हम जब देखते हैं कि चावल जो है बन रहे होते हैं जब हमारे भगोने में, तो क्या होता है नीचे से बुलबुले टाइप के निकलते हैं, निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं, आपको पता ही है निकलते ही, जाहिर सी इसमें कोई दो राय नहीं है, बुलबुले टाइप के निकलते हैं। ठीक वही बुलबुले जब नीचे से हीटर जल रहा होगा, बीच में प्लेट रखी हुई होगी, तो प्लेट के ऊपर बुलबुले टाइप के निकलेंगे। थोड़ी देर तक प्लेट को हीटर पे गर्म करते रहना है। गर्म करने के बाद में ये लगभग रेजिन जो होगा ऊपर की लेयर खत्म हो जाएगी। फिर आप उसको असावधानी पूर्वक हटा देंगे, प्लेट को हीटर से हटा देंगे। हटाने के दौरान क्या होता है कि जो प्लेट हमारी है, प्लेट पर मधुमक्खी के छत्ते जैसा प्रभाव आ जाता है। जो बुलबुले अंदर से निकलते हैं वो बुलबुले ऊपर एक जो है बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते जैसा प्रभाव जो है इंगित कर देते हैं। अब क्या करना है, मधुमक्खी के छत्ते का प्रभाव इस पे आ गया। मधुमक्खी के छत्ते का प्रभाव आने के बाद जब ही प्लेट ठंडी हो जाएगी, उसके बाद जो प्लेट की दूसरी सतह है, मतलब उसके पीछे की सतह पर चौथे नंबर पर पीछे की सतह पर वार्निश लगाते हैं। वार्निश क्यों लगाते हैं? वार्निश इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम प्लेट को हम जब अम्लांकित करेंगे, जब हमको एसिड बाथ में डालेंगे, तो एसिड बाथ में जो है प्लेट हमारी कटने ना पाए, इसलिए हम यहाँ पे वार्निश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप प्लेट हीटर पर गर्म करना साथ में लिख लीजिएगा। मधुमक्खी के छत्ते जैसा प्रभाव, मधुमक्खी के छत्ते जैसा प्रभाव उत्पन्न हो जाता है अपने आप ही, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मधुमक्खी के छत्ते जैसा प्रभाव अपने आप ही यहाँ पे उत्पन्न हो जाएगा। उसके बाद पीछे की सतह पे प्लेट ठंडी होने के बाद में वार्निश लगा लेते हैं, क्योंकि हमारी अम्लांकन के दौरान प्लेट पिघले ना या गले ना, खराब ना हो, इसलिए। ठीक है, इतना प्रोसेस समझ गए। अगले प्रोसेस में हम आते हैं, तो अगले प्रोसेस में क्या होगा, 5 नंबर पे देख लीजिएगा। अब जब प्लेट सूख जाती है, वार्निश हमारी सूख जाती है, ऊपर का भी सब कुछ सूख जाता है, तो हम क्या करते हैं, इस पे करते हैं रेखांकन प्रक्रिया। ठीक है, रेखांकन प्रक्रिया या इसको हम ट्रेसिंग प्रक्रिया भी कहते हैं। क्या करते हैं? ट्रेसिंग करते हैं। सारे काम हमने कर लिए, ट्रेसिंग भी कर लिया। अब हमारा काम आ गया है अम्लांकन करने का। ठीक है ना? ठीक है, अब क्या हुआ, रेखांकन कर लिया, ट्रेसिंग कर लिया। रेखांकन या ट्रेसिंग करने के बाद का जो प्रोसेस है, यही सबसे कठिन माना जाता है कि इसके बाद में हम अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, किस तरीके से हम छाया प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न करेंगे। क्योंकि इससे पहले जो भी हमने कार्य किया था, तो छाया प्रकाश का प्रभाव उसमें हमने जो है उत्पन्न नहीं किया था। सिर्फ लाइनों के द्वारा, रेखाओं के द्वारा हमने क्या किया था, पूरा का पूरा जो है छापा तैयार कर दिया था। लेकिन यहाँ पे छाया प्रकाश भी साथ में लाना है, क्योंकि जीन बैप्टिस्ट जो थे, इन्होंने छाया प्रकाश की पद्धति 1 मिनट में ही बताई है और बोला कि इससे छाया प्रकाश का प्रभाव आप उत्पन्न कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखते हैं कि छाया प्रकाश का प्रभाव यहाँ से कैसे उत्पन्न होगा। ठीक है, तो छाया प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए इसमें हम 3 स्तर का प्रयोग करते हैं। कितने स्तर का प्रयोग करते हैं? 6 नंबर पे वार्निश लगाना, लिख लीजिएगा, वार्निश लगाना। वार्निश कैसे लगाएंगे? 3 स्तर में लगाएंगे, 3 स्तर में वार्निश लगाएंगे, 3 स्तर में वार्निश लगाएंगे। देखिए, 3 स्तर में वार्निश लगाने का आशय यह है कि जो हमारी प्लेट है, जो रेखांकित प्लेट है, जो हमारी प्लेट पर हमारा चित्रण बना हुआ है, पहले से हमने जो चित्र बना रखा है, उस पर क्या करते हैं, जहां जहां पर हमको लाइट रखना होता है, ठीक है, या फिर जहां जहां पर हमको ज्यादा डार्क रखना होता है, ठीक है, 2 ही चीजें तो हैं, या तो आप लाइट रखेंगे या डार्क रखेंगे, और दोनों को इसमें क्या करना है, मिक्स करना है। तो लाइट और डार्क दोनों को साथ में लेकर के चलना है, लाइट और डार्क दोनों को साथ में लेकर के चलना है। जब दोनों को हम साथ में लेकर के चलेंगे तो क्या करेंगे, इसमें हम वार्निश लगाएंगे कि जहां पर प्लेट की कटाई कम होगी वहां पे प्रिंट हमारा लाइट रहेगा, है ना। जहां पर प्लेट की कटाई कम होगी वहां पर हमारा जो प्रिंट है वो लाइट रहेगा, और जहां पर प्लेट की कटाई ज्यादा होगी, मतलब उसकी प्लेट की गहराई ज्यादा हो जाएगी, वहां पे इंक ज्यादा भर जाएगी, और जब इंक ज्यादा भर जाएगी तो उसमें हमारा जो प्रिंट आएगा वो डार्क आएगा उस क्षेत्र में। जैसे कि मान लिया ये हमारा चित्र है, इस चित्र में हमने यहाँ पे क्या किया है, ये हमने बहुत गहरा काट दिया है, ठीक है ना, ये बहुत गहरा काट दिया है। तो अगर हमने ये बहुत गहरा काटा है तो जाहिर सी बात है जब हम प्रिंट लेंगे तो इसका बहुत डार्क प्रिंट आएगा, और हमने यहाँ पे बहुत हल्का हल्का काटा है तो
जाहिर सी बात है कि हल्का कटा हुआ है तो यहाँ पे प्रिंट जो हमारा आएगा वो लाइट ही आएगा। तो छाया और प्रकाश दो चीजें यहाँ पे मिक्स हो गई कि नहीं हो गई, दोनों चीजें इंक्लूड हो गई कि नहीं हो गई। रेखांकन भी हमारे साथ में, तो रेखांकन तो चल ही रहा है, ये हमारी लाइन जो बनी हुई है हमारा रेखांकन ही है, साथ में हम छाया प्रकाश का प्रभाव भी इसमें लेकर के आ रहे हैं। तो हम छाया प्रकाश को दिखाने के लिए इसमें लगाते हैं वार्निश। ठीक है, वार्निश लगाते हैं। वार्निश कैसे लगाते हैं, जहां पर हमको लाइट रखना है, ठीक है, वहां पे हमने पहले ही वार्निश लगा दी। उसके बाद हमने क्या किया, जहां पर हमको डार्क रखना है वहां पे हमने लाइट वार्निश लगा दी। ठीक है ना, जहां पे हमको डार्क रखना है वहां पे हमने लाइट वार्निश लगा दी। उसके बाद में क्या करते हैं, हम लगभग पूरी परत पर एक बार वार्निश लगा देते हैं, पूरी परत पर वार्निश लगा देते हैं। इसी तरीके से कि जहां पे डार्क रखना है वहां पे हम जो वार्निश लगाते हैं वो कम लगाते हैं, और जहां पर हमको लाइट रखना है वहां पे वार्निश हम लगभग ज्यादा लगाते हैं। ये हम पहले स्तर में ही देख लेते हैं कि कहाँ पे हमको लाइट रखना है, कहाँ पे हमको डार्क रखना है, क्योंकि ये तो हमारे अनुसार होगा। प्रिंट हम ले रहे हैं, चित्र हम बना रहे हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो हम लाइट और डार्क का प्रभाव है हमको कहाँ कहाँ रखना है। इसी हिसाब से हम इसमें वार्निश लगाते हैं। जहां पर भी लाइट रखना होगा प्रिंट को वहां पे वार्निश का प्रयोग ज्यादा करेंगे, और जहां पे हमको प्रिंट डार्क रखना होगा वहां पे हम वार्निश का प्रयोग कम करेंगे। ठीक है, हमने देखा कि इसको 3 स्तर में लगाया जाता है। तो 3 स्तर कौन कौन से हैं इस बात को भी जान लेते हैं। देखिए, इतना काम करने के बाद, वार्निश लगाने के बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारा एसिड बाथ होता है उस बाथ में हम प्लेट को डाल देते हैं। ठीक है, प्लेट हमारी पड़ी हुई है, 1 मिनट के बाद हम प्लेट को वहां से फिर से निकाल लेते हैं। अब क्या होता है, जब हम 1 मिनट के बाद वहां से प्लेट को निकालेंगे तो हम देख लेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमको लाइट रखना है। फिर से वही देखेंगे प्रोसेस, कहाँ कहाँ पे हमको लाइट रखना है, कहाँ कहाँ पे हमको डार्क रखना है। तो जो डार्क वाली जगह है जहाँ पे हमको डार्क रखना था उसमें हम वार्निश नहीं लगाते हैं दूसरे स्तर में, और जहां पे हमको लाइट रखना होता है उसमें हम वार्निश फिर से लगा देते हैं, ताकि प्लेट वहां पे हमारी ना कटने पाए। और इस तरीके से हम पूरी प्लेट में जहां जहां पे हमको लाइट रखना है वहां पे हम लगा देते हैं वार्निश को। उसके बाद क्या करते हैं, प्लेट को हम फिर से जो है एसिड बाथ में डाल देते हैं, और एसिड बाथ में डालने के बाद हम फिर 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद प्लेट को निकालते हैं, और फिर उसमें हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमारी कटाई ज्यादा हो चुकी है, कहाँ कहाँ पर कटाई हमारी नहीं हो पाई है। तो जहां पे कटाई हो गई है अपने मतलब भर की, हमें इतना ही प्रभाव चाहिए था, तो उसमें हम क्या करते हैं फिर से वार्निश लगा देते हैं, क्योंकि हमारा भाग वाला तो मतलब भर का कट चुका है, जितनी आवश्यकता थी उतना कट चुका है, इसलिए हमको और नहीं काटना है, इसलिए हम वहां पे क्या करेंगे वार्निश लगा देंगे। अब वह भाग बचेगा जहां पे हमको डार्क रखना था, तो हम उसको फिर से एसिड बाथ में डाल करके 2 से 3 मिनट बाद निकालेंगे, तो हमारे पास वही स्थान उसमें शेष बचेगा जो सबसे ज्यादा डार्क वाला होगा। तो जो सबसे ज्यादा डार्क वाला होगा वही पार्ट सबसे ज्यादा डार्क होगा, क्योंकि उसमें इंक ज्यादा भर जाएगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, प्लेट को हम वहां से निकाल लेते हैं। प्लेट को निकालने के बाद में उसको हम साफ कर लेते हैं अच्छी तरीके से। साफ करने के बाद में हम क्या करते हैं, उसमें जो है इंकिंग का प्रोसेस करते हैं। इंकिंग का प्रोसेस करने के बाद में हम उसमें प्रिंटिंग का प्रोसेस करते हैं। तो वार्निश लग गई हमारी 3 स्तरों में, हमने बताया वार्निश लग गई हमारी 3 स्तरों में। उसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं इसके, और क्या क्या इसमें होगा। ठीक है, वार्निश लग गई हमारी 3 स्तर में। उसके बाद अम्लांकन करना। अम्लांकन जो होगा हमारा 2 से 3 बार में होगा। प्लेट को हम निकालते रहेंगे, उसको देखते रहेंगे कहाँ पर हमारी जो सतह है ज्यादा कटी हुई है, कहाँ पे हमारी सतह कम कटी हुई है, तो उस हिसाब से हम इसमें काम करते रहते हैं। ठीक है, अम्लांकन करना, तो अम्लांकन हमारा पूर्ण तरीके से पूर्ण हो चुका है। अम्लांकन करने के बाद में अब कुछ ही इसमें नहीं बचा है, सीधे प्लेट साफ कर इंकिंग करना, और इंकिंग करने के बाद में प्रिंटिंग करना। बस प्रिंटिंग करने के बाद में हमारा जो एक्वाटिंट प्रिंट होगा छाया प्रकाश माध्यम में निकल करके सामने आ जाएगा, क्योंकि हमने उसमें 2-3 स्तर में जो है वार्निश यहाँ पे लगाई थी, क्योंकि हमारा जो प्रिंट जहाँ पे लाइट रखना था वहां पे हमने पहले से वार्निश ज्यादा लगा रखी थी, इसलिए वह पार्ट हमारा कम कटा, और जहाँ पे हमने कम वार्निश लगाई थी वो पार्ट हमारा एसिड बाथ में जाकर के ज्यादा कट जाता है, जिस कारण हमें छाया प्रकाश का अनुभव प्राप्त होने लगता है। तो साथियों, ये तो हमारी थी एक्वाटिंट पद्धति। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है अच्छी तरीके से तो बहुत अच्छी बात है। अगर समझ
समझ में नहीं आई है तो उसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि हम उसमें कोई ना कोई प्रकार का सुधार जो हो सकने वाला होगा वो किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पद्धति जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस पद्धति को हम एक बार फिर से बता देते हैं कि किस तरीके से हम कार्य को करते हैं, किन किन स्तरों में। तो सबसे पहला स्टेप जो था ये था हमारा प्लेट की सफाई का कार्य। तो हमारी ये जो प्लेट होती है, इस प्लेट को हम अच्छी तरीके से वॉशिंग पाउडर से धुल लेते हैं, पूर्णतः साफ कर लेते हैं। साफ करने के बाद में हम कपड़े की पोटली या रेजिन डस्ट बॉक्स की सहायता से इसमें हम रेजिन छिड़कते हैं। पूरी प्लेट पर बराबर बराबर साइज में, बराबर और मात्रा में हम यहाँ पे इस पे रेजिन छिड़क लेते हैं। तो मान लिया कि ये हमारा इसमें रेजिन बराबर बराबर की मात्रा में आ चुका है। उसके बाद क्या करेंगे, हम प्लेट को हीटर पर गर्म करेंगे। तो मान लिया हमारे पास में ये हीटर रखा हुआ है, ये जल रहा है और इस हीटर में हम प्लेट को इसके ऊपर से गर्म कर रहे हैं। अब इसमें हमारा क्या लगा था, ये रेजिन लगा हुआ था। जब प्लेट नीचे से गर्म होगी तो ये है पानी के बुलबुले जैसे निकलते हैं, चावल बनाते हैं तो अंदर से जो बुलबुले निकलते हैं उस तरीके से रेजिन भी क्या होगा, ये जलेगा, मतलब कि बुलबुले निकलेंगे। तो वो जो बुलबुले होंगे वो बुलबुले क्या करेंगे, मधुमक्खी के छत्ते जैसा प्रभाव उत्पन्न करेंगे। यह कहाँ पे होगा, ये पूरी प्लेट पर होगा। कहाँ पे होगा, पूरी प्लेट पर यह प्रभाव हमारा उत्पन्न हो जाएगा। हम सावधानी पूर्वक प्लेट को खिसकाते खिसकाते अच्छी तरीके से गर्म कर लेते हैं, हीट कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, मधुमक्खी के छत्ते जैसा प्रभाव हमारा आ जाता है। अब क्या होगा, इसको हम प्लेट को हटा लेंगे, साइड कर लेंगे, थोड़ी देर ठंडी होने देंगे। ठंडी होने के बाद में हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि इसमें हमारा पूर्णतया मधुमक्खी के छत्ते जैसा प्रभाव आ चुका है। और मधुमक्खी के छत्ते जैसा जो प्रभाव हमारा आ चुका है, इसके बाद हम इसके पीछे साइड में, जो हमारा पीछे का साइड है, क्योंकि इसको हम अभी अम्लांकन बाथ में डालने वाले हैं या एसिड बाथ में डालने वाले हैं, तो एसिड बाथ में अगर हम डाल देंगे, ऊपर से हम कार्य कर देंगे तो ठीक है, और पीछे से नहीं करेंगे तो पीछे से प्लेट कट जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पीछे साइड में या पीछे की सतह पर वार्निश का प्रयोग कर देते हैं। वार्निश जब लगाएंगे, एसिड बाथ में डालेंगे तो ये प्लेट हमारी पीछे की तरफ से नहीं कटेगी, सुरक्षित हो जाएगी। तो हमारा जब वार्निश लग गई है, अब इसको हम सूखने के लिए छोड़ देते हैं। वार्निश लग गई है, सूख गई है, सूखने के बाद में हम आएंगे रेखांकन के माध्यम पर। हमारी प्लेट ये बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते वाली, ये वाली कंप्लीट हो गई है। इसको फिर से देख लीजिएगा, इसमें पूरे के पूरे मधुमक्खी के छत्ते जैसा प्रभाव आ चुका है। और इस मधुमक्खी के छत्ते के प्रभाव के बाद में हम करते हैं इस पे रेखांकन की प्रक्रिया। तो मान लिया कि हम ये यहाँ पे ये डिजाइन बनाने वाले हैं और ये हमने डिजाइन बनाई है। यहाँ पे ये हमारी पूरी प्लेट पर डिजाइन बनी हुई, इसी को हमें छापना है। और इसमें हमें लाइट और डार्क भी रखना है, मतलब छाया और प्रकाश भी रखना है। तो छाया प्रकाश जो रखना है वो वार्निश लगाना है, तभी छाया प्रकाश आएगा। तो क्या होगा, इसमें मान लिया कि यह ऊपर का जो पार्ट है, क्योंकि यहाँ से सूरज पड़ रहा है, तो मान लिया सूरज की लाइट में जो है ऊपर का प्रकाश चमकीला दिखाई देगा, ऊपर का भाग चमकीला दिखाई देगा, नीचे का जो भाग होगा वो हमें डार्क दिखाई देगा। तो डार्क दिखाई देगा, इस भाग में हम क्या करेंगे, वार्निश जब लगाएंगे तो डार्क वाले भाग पर हम कम वार्निश लगाएंगे। क्या करेंगे, कम वार्निश लगाएंगे, है ना, कम वार्निश लगाएंगे। और जहां पे हमको लाइट, क्योंकि ये हमारा डार्क है, ठीक है, डार्क पे हम कम वार्निश लगाएंगे। और ये वाला भाग हमको बिल्कुल लाइट रखना है। कैसा रखना है, लाइट रखना है। तो इस लाइट वाले भाग पर, ये लाइट रखना है, लाइट वाले भाग पर हम ज्यादा वार्निश लगाएंगे, ज्यादा वार्निश लगाएंगे, ज्यादा वार्निश लगाएंगे। अब ज्यादा वार्निश जब इसमें लगी हुई है, क्या होगा, इसमें जब हमारा एसिड बाथ में जाएगा तो जो कम वार्निश लगी है वो तो वार्निश जल्दी हट जाएगी उसके ऊपर से। जब वार्निश जल्दी हट जाएगी तो ये इसको जल्दी काटना चालू कर देगा। और यहाँ पे वार्निश ज्यादा लगी हुई है तो इसको बहुत देर में जो है क्या करेगा, वार्निश को हटा पाएगा। अब वार्निश देर में हटेगी तो यहाँ पे ज्यादा जल्दी कटता चला जाएगा, यहाँ पे कम कटेगा। फिर इसको हम अम्लांकन बाथ में डाल देते हैं, एसिड बाथ में डाल देते हैं। फिर ऊपर से जब हम निकालेंगे उसके बाद तो हम फिर से इसमें देखेंगे कहाँ कहाँ पे हमारा कट चुका है और कहाँ कहाँ पे कटना बाकी बच गया है, कि हमें और काटने की जरूरत है। अब क्या होगा, हमें मान लिया कि ये इस वाले भाग में हमारा इच्छित प्रभाव आ चुका है, या इस भाग में हमारा इच्छित प्रभाव आ चुका है, जितना काटना था वो कट चुका है। अब हमें ये भाग नहीं काटना है और इस वाले भाग को हमें ज्यादा काटने की जरूरत है। तो क्या करेंगे, इस वाले भाग में, ऊपर वाले भाग में जहाँ पे लाइट रखना था, जो इच्छित प्रभाव हो चुका है, वहां पे हम फिर से क्या करेंगे, लगा देंगे वार्निश, और डार्क वार्निश लगाएंगे। ये नहीं अब लाइट लगाना, अब लाइट नहीं लगाना, क्योंकि अब हम इसके आगे काटना ही नहीं है, अब हमको कम ही काटना है। इसलिए हम इसमें डार्क वार्निश लगा देंगे कि अब ये कटने ना पाए। ये इतना काम कर लेंगे, उसके बाद हम अम्लांकन में इसको फिर से डाल देंगे।
फिर से डालेंगे, 2 से 3 मिनट बाद जो है प्लेट को फिर से निकालेंगे और फिर से यही प्रोसेस करेंगे, देखेंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो उसमें हम देखेंगे कि जहां पे हमारा इच्छित प्रभाव आ चुका है वहां पे हम फिर से वार्निश का प्रयोग कर देंगे, और जहां पे हमको लगेगा कि और अभी कटना है और अभी इसको काटना है और डार्क करना है तो उस भाग को हम वैसा ही छोड़ देंगे। और यह प्रोसेस हम तब तक करते हैं जब तक कि हमारी प्रक्रिया जैसा कि हमारा इच्छित प्रभाव है वो नहीं आ जाता है, तब तक ये प्रक्रिया करते रहते हैं। अब हमारा क्या हो गया है, अम्लांकन भी हो गया, वार्निश लगने का काम हो ही गया था और अम्लांकन भी हो गया है। अम्लांकन करने के बाद क्या हुआ था कि प्लेट को हम अच्छे तरीके से साफ कर लेते हैं। साफ करने के बाद में क्या करते हैं, हम प्रिंटिंग करते हैं। बस यही जो है आपकी एक्वाटिंट प्रोसेस है। इसमें जो चीज समझ में ना आई हो वो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। लीजिएगा कि कार्यविधि जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है वह क्या होती है, कौन कौन से शब्द आपके एक्वाटिंट पद्धति से संबंधित आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो लिख लीजिएगा, दो लाइनों में लिखिएगा, कार्यविधि, कार्यविधि, ठीक है। अभी आपने कार्य प्रणाली लिखी है, कार्यविधि लिखिए। कार्यविधि कार्य प्रणाली में बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है, लेकिन कार्यविधि में हम आपको बहुत ज्यादा शॉर्ट कर देंगे, और जो कार्य प्रणाली आपने लिखी थी उसमें थोड़ा सा लेंथी आइटम हो गया था। तो लिख लीजिएगा कार्यविधि। कार्यविधि में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखिएगा प्लेट सफाई करना, प्लेट सफाई करना, प्लेट पर रेजिन का छिड़काव, रेजिन का छिड़काव, प्लेट को गर्म करना है, प्लेट को गर्म करना, उसके बाद रेखांकन करना, या इसको ट्रेसिंग करना भी कह सकते हैं, या इसको ट्रेसिंग करना भी कहते हैं। ट्रेसिंग करने के बाद में वार्निश रेखांकन लिखिएगा, वार्निश रेखांकन, वार्निश रेखांकन, वार्निश रेखांकन। वार्निश रेखांकन के बाद में लिख लीजिएगा अम्लांकन, अम्लांकन के बाद में लिख लीजिएगा इंकिंग, और इंकिंग के बाद में लिख लीजिएगा प्रिंटिंग, ठीक है। तो साथियों ये सभी प्रोसेस जो है हम आपको बता चुके हैं, अच्छी तरीके से विधिवत तरीके से आपको बता चुके हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमको बताइएगा, मैं आपको फिर से इसको क्लियर कर दूंगा, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये रही हमारी एक्वाटिंट कार्य प्रणाली। इस एक्वाटिंट कार्य प्रणाली के साथ साथ इसी एक्वाटिंट पद्धति में एक प्रणाली और होती है जिसको हम सुगर एक्वाटिंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सुगर एक्वाटिंट के नाम से जानते हैं। अब सुगर एक्वाटिंट के नाम से जानेंगे तो जाहिर सी बात है, सुगर का नाम आया है तो कहीं ना कहीं चीनी का इसमें रोल रहा होगा। तो चीनी का जो रोल रहा होगा वह रोल इसमें क्या होगा इसके बारे में हम जानते हैं। 5 से 6 मिनट का काम है, इसको साथ में आप निपटा दीजिए, ज्यादा अच्छा है। लिखिएगा सुगर एक्वाटिंट, सुगर एक्वाटिंट, सुगर एक्वाटिंट, ठीक है। सुगर एक्वाटिंट में क्या करते हैं, देखिएगा सुगर एक्वाटिंट जो है लगभग वैसा ही प्रोसेस है, एक प्रोसेस बीच का इसमें बदला हुआ है जो कि हम बता देंगे आपको। वैसा ही प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले इसमें भी देख लीजिएगा कि पहले नंबर पे क्या होता है, दूसरे नंबर पे क्या होता है, तीसरे नंबर पे क्या होता है। तो पहले नंबर पे आपने क्या क्या किया था, प्लेट की सफाई, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, प्लेट की सफाई। प्लेट की सफाई करने के बाद में प्लेट पर रेजिन का छिड़काव, क्योंकि ये प्रोसेस आप अभी जान चुके हैं तो इसमें हमें दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। प्लेट पर रेजिन का छिड़काव, उसके बाद तीसरे नंबर पर प्लेट को हीटर पर गर्म करना, प्लेट को हीटर पर गर्म करना, ये प्रोसेस भी आप जानते हैं। अगर प्लेट को हीटर पर गर्म कर देंगे तो मधुमक्खी के छत्ते जैसा प्रभाव आ जाएगा। क्या आएगा, मधुमक्खी के छत्ते जैसा प्रभाव आ जाएगा, है ना। मधुमक्खी के छत्ते जैसा प्रभाव यहाँ पे आ जाएगा, ये बात भी आप अच्छी तरीके से जान चुके हैं। इसके बाद जब प्लेट ठंडी हो जाएगी तो चौथे प्रोसेस में आपको क्या करना है कि बैक साइड में जो प्लेट हमारी है उसके पीछे साइड में प्लेट के पीछे साइड में वार्निश लगाना, क्योंकि हम अम्लांकन करेंगे जिससे कि हमारी प्लेट जो है कटने ना पाए, ठीक है। यहां तक का प्रोसेस तो वही रहता है जैसा आपका एक्वाटिंट में होता है। अब इस प्रोसेस के बाद आपको क्या करना था, रेखांकन करना था, लेकिन यहाँ पे रेखांकन नहीं होगा।
यहाँ पे रेखांकन नहीं होगा। यहीं से शुगर एक्वाटेंट जो नाम आपको बताया गया है इसमें थोड़ा सा होता है परिवर्तन। वो परिवर्तन क्या होता है इस बात को ध्यान में रखिएगा, जान लीजिएगा। दरअसल शुगर एक्वाटेंट में क्या होता है कि जो शुगर का मतलब है चीनी, है ना, चीनी, तो चीनी की चाशनी लगती है। क्या लगती है? चीनी की चाशनी लगती है, मतलब चीनी का पतला घोल, चीनी का घोल, ठीक है, चीनी का घोल लगता है। इस चीनी के घोल में हमें कुछ मिलाना भी है, तभी अपना काम ये होगा, अन्यथा काम नहीं होगा। तो इस चीनी के घोल में हम क्या मिलाएंगे? या तो हम मिलाएंगे पोस्टर रंग, पोस्टर रंग, या फिर मिलाएंगे इसमें हम जल रंग, ठीक है, या लिखिएगा या जल रंग या पोस्टर रंग, या फिर हम कालिख मिला लेंगे। जो पहले समय में लैंप जलती थी, लैंप जब जलते जलते ऊपर जो अलमारी बनती थी जिसको ताखा बोला जाता था, आला जिसको बोला जाता था, आले में एक कालिख लग जाती थी, उस कालिख का प्रयोग भी हम यहाँ पे कर सकते हैं इसमें चीनी की चाशनी में। इन तीनों में से कोई एक आइटम आप मिला लीजिए, काम आपका हो जाएगा। अब क्या है, चीनी की चाशनी आपने मिला ली है और आपका घोल तैयार हो गया है, ठीक है, और आपकी प्लेट भी पूरी तरीके से तैयार है। प्लेट में सफाई करके आपने क्या किया, रेजिन का छिड़काव करके प्लेट को गर्म कर लिया। गर्म करने के बाद मधुमक्खी के छत्ते जैसा प्रभाव भी आ गया है और पीछे के साइड में आपने वार्निश भी लगा ली है। अब इसमें क्या करना था, पहले वाले प्रोसेस में देखेंगे तो आपको रेखांकन करना था, और शुगर एक्वाटेंट में देखेंगे तो रेखांकन करने की बारी यहाँ पर भी आई है। लेकिन इसमें रेखांकन कैसे करना है? इसमें रेखांकन करना है चीनी की चाशनी से, चीनी की चाशनी से जिसमें पोस्टर रंग, जल रंग या कालिख मिली हुई है, उसका आपके पास एक घोल रखा हुआ है, उसका आपके पास एक घोल रखा हुआ है। इस घोल को आप क्या करेंगे, जैसे आपने पहले में रेखांकन किया था वैसे ही इस घोल से, चीनी की चाशनी से आप अपनी प्लेट पर रेखांकन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा चौड़े ब्रश से करेंगे, पतले ब्रश से बारीक रेखाएं नहीं बनाएंगे, थोड़ा चौड़े ब्रश से, मतलब थोड़ी सी मोटी रेखाएं बनाएंगे, ये कार्य आप करेंगे। तो 4 नंबर तक तो आपने लिख लिया। अब 5 नंबर पे लिख लीजिएगा, चीनी की चाशनी से रेखांकन करना, चीनी की चाशनी से रेखांकन करना, चीनी की चाशनी से रेखांकन करना। चीनी की चाशनी से रेखांकन कर लेंगे, फिर आप प्लेट को सुखा देंगे। रेखांकन हो गया, जैसा आपने चित्र बनाना चाहा उस पे जो है प्लेट पे आपने चित्र बना लिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, चीनी की चाशनी से रेखांकन करना, आपके रेखांकन हो चुका है। इस रेखांकन के बाद जब आपकी प्लेट सूख जाएगी, प्लेट सूख जाएगी, प्लेट सूखने के बाद में फिर से आप लेंगे एक वार्निश का लेप, ठीक है, जैसे आपने वार्निश पिछले साइड में लगाई थी वैसे ही वहां पे वार्निश फिर से लगानी है। अब इसमें क्या है, आपने पीछे साइड में वार्निश लगानी थी, लगाई है, और इसके बाद क्या करेंगे, अब चीनी की चाशनी के ऊपर से फिर से आप पूरी परत पे वार्निश लगा देंगे, ठीक है। चीनी की चाशनी जो लगी हुई है उस पर आप पूरी प्लेट पर वार्निश लगा देंगे। जैसे कि हमारी ये वाली प्लेट है और हमने ये डिजाइन बनाई थी, ये डिजाइन हमारी चीनी की चाशनी से बनी हुई है। चीनी की चाशनी से डिजाइन ये सूख जाने के पश्चात हम क्या करेंगे, इसे पूरे भर पे वार्निश लगा देंगे, पूरे भर पे वार्निश लगा देंगे, पूरी प्लेट पर वार्निश लगा देंगे, और फिर से हम इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। जब हमारी प्लेट सूख जाएगी, ठीक है, जब हमारी प्लेट सूख जाएगी तो उसके बाद हम अगला कदम उठाएंगे। तो लिखिएगा, चीनी की चाशनी से रेखांकन करना, उसके बाद प्लेट सूखने के पश्चात, प्लेट सूखने पर पूरी प्लेट पर वार्निश लगाना, पूरी प्लेट पर वार्निश लगाना। पूरी प्लेट पर वार्निश लग चुकी है। अब वार्निश लगने के बाद में क्या करना है कि इस प्लेट को, प्लेट गर्म पानी में भिगो देना, प्लेट गर्म पानी में भिगो देना। अभी आपने क्या किया, प्लेट जो है पूरी तरीके से जब सूख चुकी थी, प्लेट सूखने के पश्चात आपने पूरे भर पे वार्निश लगा ली थी, वार्निश भी जब सूख गई थी तो आपने क्या किया, जो प्लेट थी उसको गर्म पानी में रख दिया। 5 से 7 मिनट के लिए आपने प्लेट को गर्म पानी में रख दिया। इस दौरान एक प्रक्रिया होगी। क्या प्रक्रिया होगी? प्रक्रिया यह होगी कि जहां जहां पर हमारी चीनी की चाशनी इसमें लगी हुई थी, गर्म पानी में जाने के बाद ये चीनी की चाशनी जाएगी छूट। हमारा रेखांकन जहां पे चीनी की चाशनी से हुआ था उतना रेखांकन उधड़ जाएगा, हट जाएगा, और
बाकी की जगह पे हमारा वार्निश लगा था पहले से। अब क्या होता है, इसमें हम इसको जो है निकाल लेते हैं। ठीक है, गर्म पानी से इसको हम प्लेट को निकाल लेते हैं। गर्म पानी से प्लेट को निकाल लेंगे, तब क्या होगा, यहां से जो हमारी चीनी की चाशनी लगी थी वो रेखाएं बिल्कुल डायरेक्ट किस पे आ जाएंगी, प्लेट पर आ जाएंगी, क्योंकि यहां से चीनी की चाशनी तो हट चुकी होगी, और जो चीनी की चाशनी हट चुकी होगी उसके ऊपर जो वार्निश लगाई थी वो भी तो हटा करके ले जाएगी, है ना। अब ये हटा करके ले जाएगी तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे प्लेट दिखाई दे रही होगी, और जो प्लेट दिखाई दे रही होगी तो हमको सीधे अम्लांकन करना है, एसिड वाट में डाल देना है, अम्लांकन करना है, इच्छित प्रभाव उत्पन्न करना है, फिर उसको निकाल लेना है, इंकिंग करना है और प्रिंटिंग करना है। इतनी सी बात आती है आपकी शुगर एक्वाटेंट में। ये आपको सामने दिखा हुआ दिख रहा होगा। अगर किसी की समझ में पहले से ना आया हो तो इस बात को फिर से समझ ले एक बार।